नमस्कार। तो राजनीति में जो सबसे अहम पड़ाव होता है चुनाव, हम उसके बीच में हैं और इसलिए चुनाव में हर दिन परिस्थितियां बदल रही हैं, समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समीकरण ठीक नहीं चल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे-जैसे बिसात बिछाई थी, जिस तरह से वो चाहते थे कि वो चुनाव को ले जाएंगे, वो कामयाब होते कम दिखाई दे रहे हैं, मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासी बिसात को विपक्षी दलों के लोग बहुत करीने से, बहुत चतुराई से दूसरी दिशा में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अब हर दिन बदलते हुई परिस्थितियों के बीच विश्लेषण बदलता जा रहा है और ये 4 जून तक निश्चित हो पाएगा कि असल में करवट किस तरफ ली गई और चुनाव का परिणाम क्या हुआ। लेकिन अभी जो फिजाएं बदल रही हैं उसका विश्लेषण इस तरह से किया जाना है कि वो किसकी तरफ झुक रही है, किस तरफ रुझान उसका जा रहा है। तो बात हम अगर करें तो इस समय सबसे हॉट मुद्दा 2 या 3 बना हुआ है, टिकट वितरण का। जैसे ये शुरू वहां से हुआ था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अकेला 400 पार, अब की बार अकेले भारी सब पर थे नरेंद्र मोदी। उनको विपक्षी दलों के गठबंधनों को तोड़ तोड़ करके एक एक करके सबको अपने पास ले आना पड़ा, सबको अपनी तरफ खींचना पड़ा, ये सारा काम करना पड़ा। वहां से शुरू होकर के प्रज्वल रेवन्ना जैसे घोर बलात्कारी को भी अपनी पार्टी के समर्थन में रैली करनी पड़ी और प्रधानमंत्री की यह टिकट वितरण पर घोर आपत्ति उठने लगी कि अब बलात्कारी बीजेपी के साथ खड़े हैं और एक बलात्कारी और क्रूर बलात्कारी, निर्मम बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। दूसरा सवाल आया भ्रष्टाचारी का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की भयानक लूट, जैसे बलात्कार के, सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों में प्रज्वल रेवन्ना जैसा मामला अप्रत्याशित है। कोई एक दो महिलाओं के साथ बलात्कार करे, दो चार के साथ करे, अपराध करे, गलत करे, वो अपराधी है। जो लगभग 3,000 महिलाएं जिसकी शिकायत कर चुकी हैं और जिसका शिकार हो चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी चुनाव के बीच में विदेश भगवा देती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कैंपेन करने के लिए चले जाते हैं। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोग, कठुआ के साथ खड़े होने वाले लोग, हाथरस की बेटी में जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो सारे लोगों को आज भी ये टीस होती है कि हाथरस में न्याय नहीं मिला। और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लूट, वैसी लूट, छोटी मोटी लूट होती है, कोई 5 करोड़ 10 करोड़ दाएं बाएं कर ले, 100 करोड़ दाएं बाएं कर ले, हजार हजार करोड़ रुपयों का चंदे की वसूली धंधे के नाम पर और ईडी सीबीआई से डरा करके वहां बीजेपी बुरी तरह से फंस गई। भ्रष्टाचार, बलात्कारी, महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की चिंता हो रही थी कि आपके मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा थी। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। जो कल तक कहता था कि देश खतरे में है, वो अब कहता है कि आपकी भैंस खतरे में है। आपकी भैंस अगर होगी तो भैंस खोल ले जाएंगी अगर इनकी विपक्षी वालों की सरकार बन गई। इसका मतलब बीजेपी मनोवैज्ञानिक खेल में शिकस्त पाती दिख रही है कि सरकार विपक्षी दलों की बन रही है क्या। इसलिए वो आगाह कर रही है, इनको वोट मत दे देना, इनको इनको मत आप समर्थन दे देना। ये एक खेल चल रहा है। तो टिकट वितरण में बीजेपी कहां बुरी तरह फंस रही है? बीजेपी फंस रही है कैसरगंज में। और कैसरगंज में आप क्या बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी हो गई कि बीजेपी को जाट वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीतेगी नहीं? बीजेपी को पश्चिमी यूपी में जीतना है, बीजेपी को हरियाणा में जीतना है, बीजेपी को किसान आंदोलन की नुकसान की भरपाई करनी है। काले कानून वापस ले लेने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जाट और किसान उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि महिला पहलवानों ने घोर आरोप लगा दिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन महिला खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार किया। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
ऐसे वक्त में बीजेपी ने कैसरगंज यूपी का टिकट रोके रखा, और जब 2 चरण का वोट पड़ गया, जब पश्चिमी यूपी में जाटों को वोट दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना पड़ा, कलेजे पर पत्थर रख करके, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जिन किसान आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, किसानों के जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे, वो काम तो बीजेपी सरकार ने नहीं किया। किसानों को एमएसपी देना, मुल्क की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है, उन खेतों और खलिहानों के किसानों को आय दुगनी करने की बजाय कर्ज दुगना कर देना, एमएसपी कानून की गारंटी देने की बात मैनिफेस्टो में ना रखना, किसान नाराज। फिर तो जयंत चौधरी को मिला लिया। जयंत चौधरी परिवारवाद नहीं है, बताइए, जयंत चौधरी तो तीसरी पीढ़ी है, बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, बलात्कारी सब बीजेपी के साथ खड़े हो गए। बीजेपी इतनी माइंड गेम में कमजोर पड़ गई है, अकेले सब पर भारी हो रहे थे। तो 2 चरण का वोट पड़ने के बाद उनको समझ में आया कि अब ब्रजभूषण शरद सिंह वाले टिकट का फैसला कर लें। कैसरगंज उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल के बीच एक ऐसी सीट, एक ऐसा नेता जो इनके गले की हड्डी बन चुका। पीछे के गलियारों से चर्चा ये होती है कि कैसरगंज में जो दबदबा वाला नेता है, उसका बीजेपी में मोदी के बाद वाले नेता से बड़ा अच्छा संबंध है, क्योंकि लखनऊ वाले नेता पता नहीं उतना पसंद करते कि नहीं। तो टिकट तो उसे मिलना था। समझौता इस बात पर हुआ कि टिकट आपको नहीं मिलेगा, टिकट आपके बेटे को मिल जाएगा। और उसी दिन से चाहे आरएलडी के कई बड़े नेता हों, वो इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। तमाम लोग इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं, और वो इस बात का सवाल उठाने लगते हैं कि भैया ये कैसी राजनीति आपकी, कि आप इतने डरे हुए हैं कि आप यह सारी चीज छोड़ दे रहे हैं कि उसको टिकट बलात्कारी के बेटे, मतलब ये आरोप लगा ना भाई, उसी दबाव में तो आपने टिकट नहीं दिया, क्योंकि सारे टिकट आप दे रखे थे, कैसरगंज छोड़ रखे थे। तो वो बिसात जो राजनीति में बिसात बिछाई थी बीजेपी ने, उस बिसात में खुद ही घिरती नजर आ रही है। वैसे ही गांव के लोग अब पूछ रहे हैं, भैया अग्निवीर देने वाले, तुम तो शिक्षक वीर बना दोगे, कलम वीर बना दोगे, नौजवानों को पक्की नौकरी देने के बजाय तुम अग्निवीर दे रहे हो, किसानों को बदहाली दे रहे हो, महंगाई का म नहीं बोलते, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो उनकी बिसात वैसे ही फेल हो रही है। उसी बीच में अमेठी रायबरेली का खेल आ गया। उनको लगा था कि जैसे अखिलेश यादव को डराएंगे तो डर जाएंगे और कन्नौज लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज जाते हैं, नामांकन करते हैं और सीधे लड़ाई में शामिल होते हैं कि नहीं भाई हम लड़ेंगे। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें पीछे खड़े होकर के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, सामने से 1 टू 1 लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी सामने खड़ी है। बीजेपी चाहती है कि आप इस तरह की चीजों में कमजोर पड़ जाएं। बीजेपी चाहती है कि आप ऐसे कमजोर पड़ जाएं ताकि हम ये मैसेज दे सकें कि भाग गए। अखिलेश यादव ने तय किया कि नहीं, कन्नौज जाएंगे, लड़ेंगे। राहुल गांधी तय कर रहे थे, वायनाड से टिकट चुनाव लड़ चुके थे, वहां भी एक खेल चल रहा था कि 2 चरण के बाद यहां पर तय करेंगे कि कहां से लड़ेंगे। बहुत बिसात बिछा दी बीजेपी ने, और बीजेपी ने अमेठी को पूरी तरह से अपने गिरफ्त और अपने कब्जे में ले लिया था। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन खबरों में तो यहां तक बातें आ रही हैं कि बीजेपी ने अकूत पैसे से, संसाधन से, बैकडोर की पॉलिटिक्स से, और ये सारे पत्रकार खुलेआम टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, अंदर के सूत्र जिसे नहीं कहते, सूत्र बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने बिसात बिछा रखी थी कि वो बार बार वो सारी चीजें करेंगे ताकि किसी तरह से वह सारे लोग वह सारे लोग जो राहुल गांधी को पूरे देश में प्रचार करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा तो विपक्षी गठबंधन के बन गए ना भाई, पूरे देश में घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक सीट पर ऐसा उलझा दिया जाए कि वो इस सीट को जीतने के लिए ज्यादा समय यहां दे दे, और वो कोशिश इनकी इस रूप में रही कि अगर वो यहां उलझे रहेंगे और अंदर से हमने इतनी बिसात बिछा रखी है कि चुनाव तो हम नहीं जीतने देंगे। और यह बात समझ में आ गई। पत्रकारों का कहना है, जो यूपी को देखते हैं, जो कांग्रेस को देखते हैं, उनका देखना है, उनका कहना है कि यह सारे समीकरण को लेकर के वो सारी चीजें
कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में डेवलप हुई, डिस्कस हुआ और अंतिम दिन पहले प्रियंका गांधी ने मना कर दिया, राहुल गांधी को मनाया मल्लिकार्जुन खड़गे और खासकर सोनिया गांधी ने, कि गांधी परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है रायबरेली। रायबरेली प्रधानमंत्री दी है, रायबरेली पुश्तैनी सीट है, इसलिए बाकी सीटों को छोड़ देना एक अलग बात होगी, लेकिन रायबरेली को छोड़ देना एक अलग मुश्किल पैदा कर देगी। इसलिए रायबरेली को जीतना चाहिए और राहुल गांधी के लिए एक मैसेज जाएगा, चाहे वो इंदिरा गांधी की सीट रही हो, सोनिया गांधी की सीट रही हो, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, और खुद राहुल गांधी भी नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। राहुल गांधी ने शर्त रखी कि अगर कोई पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि वाई नॉट नहीं छोड़ रहा मैं, वाई नॉट रखेंगे, और वाई नॉट रख करके वो ये कोशिश करेंगे कि हम ये मैसेज दें। तो उन्होंने उनको ये कहा गया कि भाई आप बात ही मत इस पे बोलिएगा, इस पे जवाब ही मत दीजिए, और दो चार दिन 2-4% यहाँ की चीजों को, रायबरेली को मैनेज करते रहिएगा। बाकी आप एक तरफ से जितना चल सकते हैं, जितना घूम सकते हैं, पूरे देश में आप घूम करके नरेंद्र मोदी की नीतियों और नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सीधे सीधे चुनौती देते रहिए। रायबरेली की सीट भी ऐसी है जिसको वो आसानी से राहुल गांधी निकाल सकते हैं, और उनके निकाले जाने के साथ साथ ये सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और वो सदन में पहुंचेंगे, और चुनाव जीतने के बाद फिर देख लिया जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। आज माहौल ऐसा बनेगा कि अगर ये सारी चीजें इस दिशा में चलेंगी तो उसके बाद एक काम ये कर सकते हैं कि भाई वह पूरा का पूरा मामला बाद में उनको वोट दे करके घुमा सकते हैं कि भाई प्रियंका गांधी चली जाएंगी, सदन चली जाएंगी, जब वायनाड भी जीत जाएंगे, अमेठी भी जीत जाएंगे, तब तो बहुत सारे फैसले तो बाद के लिए आते हैं। अभी जो एक संदेश देना है, उत्तर प्रदेश के लिए संदेश देना है, अभी जो एक संदेश देना है कि उत्तर प्रदेश जहां 80 की 80 सीटें हैं, उसमें अगर आप दोनों छोड़ दोगे और आप लोग दोनों चीजें छोड़ के निकल जाओगे, तो ऐसे वक्त में संदेश अच्छा नहीं जाएगा, और वो संदेश ऐसा जाएगा जिसको बीजेपी देखिए लग गई, और बीजेपी लग करके यही काम कर रही है, और वो लग करके यही काम करना चाह रही है कि भाग गए, डर के भाग गए, जो कह रहे थे डरो मत वो भाग गए, लेकिन ऐसा होता होता नहीं। आप प्रधानमंत्री और तमाम लोग अपने वादों से डर के भाग गए, उस पर कभी बात होती नहीं। तो उस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी तो वह भी भाषा बोल रही है जो कि मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं। अब वो भैंस को परेशानी में डाल रही ना कि आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, अब आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो बात कही कही नहीं है, लेकिन बीजेपी यह भी भाषा बोल रही है। ऐसे समय में ये सारी परिस्थितियां ऐसी बदलती जा रही हैं कि इन परिस्थितियों के बीच बीजेपी की बिछाई हुई बिसात, जो अमेठी में बीजेपी ने बिछाई बिछाई थी, उस बिसात को बहुत करीने से विपक्षी दलों के लोग भेदने में लगे हुए हैं, और ऐसे वक्त में बीजेपी अपनी बनाई हुई बिसात में खुद घिर रही है। चाहे वो कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे करके बीजेपी ने यह मैसेज तो दे दिया कि भाई यह मामला एकदम ठीक नहीं है, आप बलात्कारी तमाम तरह के प्रज्वल रेवन्ना उसको टिकट दे रहे हैं। महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया, महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया ब्रजभूषण पर, वहां आपने टिकट दे दिया, तो बीजेपी घिर गई है। और बीजेपी ने जो एक प्लान बना रखा था, अखिलेश यादव लड़ेंगे नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को हम घेरे रखेंगे, अगर लड़ने जाएंगे तो उनको कन्नौज में उलझा देंगे। लेकिन बड़े नेता जब चुनाव में उतरते हैं ना, कन्नौज में 2 दिन घूम दिए अखिलेश यादव, पूरी फिजा बदल गई। राहुल गांधी अभी केवल नामांकन किए हैं रायबरेली में, और वो तो वैसे ही उनकी सेफ सीट है। अमेठी में जाकर के घूम देंगे, और कल्पना करिए अमेठी में उस तरह की परिस्थिति बन जाए कि वो परिस्थितियों में स्मृति ईरानी को जो जनता खुद हराना चाह रही है, और अगर वहीं केएल शर्मा उनको हरा दे, और राहुल गांधी रायबरेली से एक मैसेज देने में कामयाब हो गए कि डरो मत, तो बीजेपी ने जो बिसात अमेठी में बनाई थी वह भी फेल हो गई। तो बीजेपी इस समय मुश्किल में गिरती जा रही है।
अब एक आखिरी बात और बहुत जरूरी बात, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। पहले और दूसरे चरण के रुझान के बाद आप सबको कायदे से पता है कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जितने बड़े नेता हैं, अब वो केवल बंटवारे की पॉलिटिक्स में फिर से जा चुके हैं। वो मंगलसूत्र, मटन, मछली, ये सारी चीज याद कर रहे हैं, मंडल कमीशन नहीं याद कर रहे, जाति जनगणना पर नहीं बोल रहा है, अग्निवीर पर नहीं बोल रहे, पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, महंगाई पर नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे, ये सारी चीजों पर नहीं बोल रहे, हिंदू मुसलमान करने लगे। तो वो अपने मुद्दे, असली मुद्दे पर आ गए। इसका मतलब कि उनको बेचैनी है कि जनता उनके खिलाफ मन बनाई हुई है। एक एक चुनाव आयोग का एक डेटा आया, लोग उस पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आप लोग इस पर कितनी निगाह रखे हुए मुझे नहीं पता, कि जब चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद वोटिंग प्रतिशत जो जारी किया, उसका कैलकुलेटेड डेटा जब 10 दिन बाद जारी किया, तो उस दिन के डेटा और कैलकुलेटेड डेटा के बीच 5 से 6% की मार्जिन आ गई। 6% वोट बढ़ गया। लोग बड़ा संदेह की नजर से देख रहे हैं कि 6% वोट बहुत होता है। चुनाव आयोग कहीं पीछे से कोई खेल तो नहीं खेल रहा? पता नहीं, आप नागरिक हैं, इस खेल पर आप कितना नजर रखे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण से लेकर के पुलिस प्रशासन और वोटिंग डालने के समय जो विपक्षी दलों के लोग हैं उनको परेशान करने की खबरें बढ़ती जा रही। मैं घूम रहा हूं कई जगहों पर, और लोग अब ये शिकायत कर रहे हैं कि विपक्षी दलों से सहमति, सहानुभूति और समर्थन रखने वाले लोगों को अब पुलिस प्रशासन परेशान करना शुरू कर चुका है, कायदे से। पहले भी कर रहा था लेकिन अब बढ़ा दिया है। तो क्या अब इस देश में चुनाव और राजनीति सीधे सीधे होने की बजाय अब सीधे, भाई मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है वो तो सबको पता ही है, लाइव टेलीकास्ट किसका हो रहा है, और विपक्षी दलों का कैसे अपमान और उनके मुद्दों को न दिखाना, उनको ब्लैकआउट करना, ये सब तो देख ही रहे हैं। लेकिन क्या अब बीजेपी इस बार का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी? चौकन्ने रहना होगा, सजग रहना होगा, और देखना होगा कि जब वो अपनी बनाई हुई बिसात पर फेल हो रहे हैं, तो आगे उनका अगला एजेंडा क्या होगा। उन हर एजेंडों पर बात करेंगे। आप भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जवाबदेही और इस सब का सबसे ज्यादा असर जिस पर होने वाला है, वो नागरिक होता है, और वो हम और आप हैं। तो नजर बनाए रखिए, अपनी टिप्पणी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।